हेलो एंड वेलकम टू ज़रा हटके। मुबश्शिर ज़ैदी, ज़रार खोड़ो और वसतुल्लाह खान का सलाम। लगता है पीआईए, यूनियंस और हुकूमत दोनों ही थक गए हैं। मसला तो जूं का तू है, मगर फ़्लाइट ऑपरेशंस जुज़वी तौर पर बहाल हो चुका है। 4 पीआईए मुलाजमीन जो 6 रोज़ कबल जिनको किसी नामालूम फ़र्द ने बारी बारी पट्टियाँ बांध कर बीच मजमे से उठा लिया था, वो भी आज सुबह वापस आ गए। लेकिन वो जो 2 लाशें वहाँ मिली, उनके घर वाले अभी भी पूछ रहे हैं कि खुदा के लिए हमें बता दें कि हमारे जो मारे गए हैं बड़े, उनका कातिल कौन है। बदकिस्मती ये है कि ना पुलिस बता रही है, ना एजेंसीज़ बता रही हैं, ना रेंजर्स बता रही हैं। फुटेज की वजह से बात कहीं की कहीं मुड़ गई है। तो हमने सोचा कि हम खुद ही तस्लीम कर लेते हैं कि चलें इस सब का ज़िम्मेदार हमें ही समझ लें, क्योंकि इस मुल्क में ना किसी ऐसे अगवा का पता लगता है जो कि बीच मजमे से उठाया गया हो, ना ही उस खून का पता लगता है जो बीच मजमे में किया गया हो। तो वो सब फिर मैं तो तैयार हूँ ये जिम्मेदारी लेने के लिए, क्योंकि कोई तो ये तो ऐसे ब्लाइंड रह जाएगा। उनके घर वाले फ़ोन करके वो रिस्क करें, खुदा के लिए हमें से बता दें। ये एक जोक है कि मैं इस महकमे का सबसे ज़्यादा जिम्मेदार इंसान हूँ, क्योंकि जो कुछ भी होता है मैं ही जिम्मेदार होता हूँ इसका। तो तकरीबन ऐसे ही है। ठीक है, हम ही जिम्मेदारी कबूल कर लेते हैं, किसी ने कबूल करनी, कम से कम अवाम को पता लग जाए कि कोई तो है। सर, टिकर और प्रेस कॉन्फ्रेंस की जंग चलेगी, बिल्कुल वीडियो वर्सेस वीडियो की जंग चलेगी। जिम्मेदारी आखिरकार तो कोई कबूल नहीं करने वाला। टर्मिनल के सामने नहीं, ये तो अंधेरी रात में हुआ, लाइटें ऑफ स्विच करके नहीं। 50 सीसीटीवी कैमरास लगे हुए हैं। वैसे तो मीडिया को ऐसे दिए जाते हैं जैसे नमक पारे नहीं बांट रहे होते, कभी को डकैती हो जाए या ज्यादा जज्बाती होने की जरूरत नहीं। वो उस वक्त काम ही नहीं कर रहे थे, अचानक खराब हो गए थे। तो अब ये है कि मशीन तो मशीन है, टेक्निकल फॉल्ट तो हो जाती है। अब ये हुस्न इत्तफाक है कि उसी वक्त हो गया। दूसरी ये कि जहाँ तक लाशों का ताल्लुक है, तो लाशों के बारे में ये तो तय है कि उन्हें मारा गया, बिल्कुल है ना। कम से कम एक चीज़ तो कन्फर्म हुई ना। अब कातिल कन्फर्म हो ना हो वो एक अलग मसला है। रेंजर्स अपने तौर पे इंटरनल तहकीकात कर रहे हैं, लेकिन हुकूमत जो है पता नहीं, हुकूमत ने तो कोई कमेटी वगैरह का ऐलान, बल्कि मेरा ख्याल है कि कोई ताज़ियत के लिए भी नहीं गया है। कोई भी वफाकी हुकूमत से तो कोई नहीं गया, और सिंध हुकूमत के लोग भी वहाँ जा कर के गए हैं पीपल्स पार्टी। दूसरे ये कि वो दोनों फरीक मुज़ाकरात भी कर रहे हैं, राब्ते भी कर रहे हैं, लेकिन साथ ही साथ बैकडोर कार्रवाइयाँ भी हो रही हैं। मसलन पीआईए की ज़रा हैं, अभी बीबीसी की रिपोर्ट छपी है वेबसाइट पे, 78 मुलाजमीन को लाजमी सर्विस एक्ट के तहत इजहार वजू के नोटिस जारी कर दिए गए हैं। और जो अपने एक्शन कमेटी के सरबराह हैं सुहेल बलोच, उन्होंने कहा है कि जो लोग हमसे बातचीत कर रहे हैं हमें उन पर एतमाद नहीं है। हुकूमत कहती है कि पहले आप ये काम कर दें तो बातचीत होगी। भाई अगर ये काम कर दें तो फिर बातचीत की ज़रूरत ही नहीं है। अच्छा, सुहेल बलोच की आपने बात की। सुहेल बलोच जो है ना, वो बड़े बबांगे दहल बता रहे थे कि किसने अगवा किया, किसने क्या किया। तो आज उन्होंने क्या कहा वो पहले सुन लीजिए, आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि शायद अब वो भी कुछ कहने से कासिर हैं। हमारे एहतजाज ने रंग दिखाया, और इस रैली का वक्त आने से पहले जिन लोगों ने या जिन इदारों ने भी हमारे रहनुमाओं को, हमारे दोस्तों को अगवा किया था, उन्हें सुबह 4 बजे अंधेरे में नागन चौरंगी पर आंखों पर पट्टियां बांधी हुई थी छोड़ दिया, और हमने अपनी रैली को जो बाजियाबी से मशरूत थी मनसूख कर दिया। बड़ी मेहरबानी सोहेल साहब आपकी। और ये हुकूमत की तरफ से एक इजहार खैर सगाली भी है, या किसी इदारे की तरफ से या इंडिविजुअल्स की तरफ से, कि भाई उन्होंने मजीद टेंशन फैलाने की बजाय छोड़ दिया। और वो ये कह रहे थे कि हम तो छुपन छुपाई खेल रहे थे। वो ये उसमें ना आंखों पे पट्टी बांध के कहीं और निकल गए। मैं थोड़ी एक अर्लियर पॉइंट में आऊँ, अभी इसके बाद एक और भी क्लिप है, वो भी सुनते हैं। अभी जो बात कर रहे थे ना कि मुज़ाकरात भी चल रहे हैं, लेकिन बैकडोर कार्रवाइयाँ भी चल रही हैं। अगर मैं यहाँ से पीआईए हटा के तहरीके तालिबान लगा दूँ तो मुझे लगता है कि वही सिलसिला चल रहा है, क्योंकि आपको याद होगा कि जब तहरीके तालिबान के साथ भी मुज़ाकरात चल रहे थे तो यही हुकूमत का मौक़िफ़ था कि जी पहले आप हथियार डालें फिर मुज़ाकरात होंगे। वो कहेंगे नहीं जी हम हथियार भी नहीं डालेंगे, मुज़ाकरात चलते रहेंगे। तो मुझे तो इसी तरह की
और उतनी ही shrouded in secrecy किस्म की negotiation चली। हुकूमत भी तो संजीदा नहीं है। अब आते हैं ये जो लोग जो अफवाह हुए वही मैं कह रहा हूं कि इस हद तक वो हो गया है कि जो बेचारे अगवा हुए हैं उनको इतना ज्यादा वहां पर प्रेशराइज किया गया है कि वापस आके देख लें कि वो कह क्या रहे हैं। पता नहीं है, क्योंकि यहाँ से जाते ही हमें आंखों पे पट्टियाँ बंधी थी और वापसी पे भी यही सूरत हाल थी, सेम कंडीशन। वहाँ पे भी सेम कंडीशन थी। हमें एजेंसी का पता नहीं चला कि कौन एजेंसी थी, कहाँ से, क्या है, कुछ नहीं, कोई इन्फॉर्मेशन नहीं इस बारे में। आपने सुन लिया, वो कह रहे हैं हमें एजेंसी का पता नहीं चला और ये भी पता नहीं था कि कौन है। जाहिर एजेंसी जो है ना, वो एयरपोर्ट थाने में जो सोहेल बलोच साहब की तरफ से FIR दर्ज करवाई गई है 2 लोगों के कत्ल के खिलाफ, और उसके बाद उसमें जो नाम है मुशाहिदुल्लाह और फलाना फलाना फलाना, वो ठीक है कि हुकूमत की तरफ से हैं, लेकिन बात यह है कि जब ये कोर्ट में केस जाएगा तो जिन पे असल शुबा है और जिनके बारे में पहले कह चुके हैं सोहेल बलोच साहब, उनमें से तो किसी का नाम नहीं है। अब मुशाहिदुल्लाह पे ज़ाहिर साबित करना पड़ेगा वो जाए वक़ूफ़ में मौजूद था या नहीं, या XYZ मौजूद थे या नहीं। तो वो FIR भी कुछ इतनी ढीली है कि वो तो 1-2 हियरिंग। अच्छा, ये भी बिल्कुल SOPs के मुताबिक। हाँ। बिल्कुल SOP यार मैं ये लिखवा दूं। लेकिन इस SOP में एक नई चीज़ ये है कि एजेंसी को किसने इस्तेमाल किया और एजेंसी कैसे इस्तेमाल हुई। ठीक है, पहले होता था कि नामालूम अफराद ने, जो कि नामालूम वजीर दाखिला के तहत हैं। हाँ बिल्कुल। और मतलब उन्होंने पहले होता था कि आपके सामने पुलिस वाले उठा करके ले जाते थे, फिर आपको गायब कर देते थे 4-5। यहाँ तो उठा के भी ऐसे लेके गए कि किसी को पता नहीं लगा और उन्होंने कहा जी हमें साथ लेके गए। उस वक्त उन्होंने पहले ही आंखें बंद। आप तो ऐसे हैरान हो रहे हैं जैसे आप फ्रांसीसी सहाफ़ी हैं या अमरीकी सहाफ़ी, 1 हफ्ते के दौरे पर पाकिस्तान आया हुआ है। यार क्यों कर रहे हैं आप पाकिस्तान में रहते हैं? अगर ये ब्रितानवी सहाफ़ी होते हैं, हाँ ख़ास तौर पे मार्गरेट थैचर के दौर में, उनको थोड़ी सी ये फेमिलियर स्टोरी लगती, क्योंकि उस वक्त भी आपको याद है ट्यूब के जो भी नेशनलाइज सर्विसेज थे बड़े हड़ताल हुए थे, तो मार्गरेट थैचर ने फिर स्ट्राइक बस्टिंग टैक्टिक्स इस्तेमाल की। ठीक है, ये एक वेरी पाकिस्तानी स्ट्राइक बस्टिंग टैक्टिक है। हाँ। इनफैक्ट अगर इंटरेस्टिंगली अगर आप लेकिन अभी आप देखेंगे अगले सेगमेंट में अनदर लेवल क्या होता है जो मार्गरेट थैचर को भी नसीब नहीं हुआ। बिल्कुल। लेकिन अगर सॉरी अगर हम थोड़ा 1920 या ग्रेट डिप्रेशन की तरफ जाए ना, तो जब वहां पे हड़तालें होती थी तो फैक्ट्रीज बकायदा एम्प्लॉय करती थी गुंडों को एज स्ट्राइक ब्रेकर्स। यार गुंडों को यहाँ स्टेट गुंडा बनी हुई है यार, थोड़ी सी डिफरेंसेस तो है ना, मैं कह रहा हूं। अब ये उन्होंने अपने तौर पे कहा है या वो पहले जज्बाती हो गए थे, उन्होंने बावर्दियों का नाम ले लिया था, बाद में उन्हें होश आया कि नहीं बावर्दी तो नहीं हो सकते, ये यही हो सकते हैं मुशाहिदुल्लाह और MD PIA और चेयरमैन PID, इस टाइप के लोग हैं, इन्होंने फायर करके मारा होगा। एनीवेज कई लाइनें साथ साथ चल रही हैं, पॉस्चर भी है, बिहाइंड द सीन भी हो रहा है, सौदेबाजी भी हो रही है। ये मैच ड्रॉ हो जाएगा, ड्रॉ भी शायद ना हो। मेरी नज़र में क्या होगा, वही होगा जो हर एक स्टोरी के साथ होता है कि कोई इंकशाफ आ जाएगा किसी ना किसी का, ज़ोहैल बलोच की वीडियो आ जाएगी, कुछ ना कुछ हो जाएगा, कैमरों का रुख मुड़ जाएगा, हमारे टॉपिक तब्दील हो जाएंगे और जो होना है जैसा कि तरीका है होगा, जैसे जो SOP है वही है। और एक SOP वक्फे का भी है, जो भाई वक्फा तो ले लें आप। वेलकम बैक। और कराची की सूरत हाल के बाद ज़रा लाहौर का रुख करते हैं, जो कि खिलाफत रायविंड है। ज़ाहिर है वफाकी हुकूमत जो यहाँ कर रही है उसके मुकाबले में जो उनके अपने बैकयार्ड में हो सकता है वो उससे भी ज़्यादा खौफनाक है। जो हम देख रहे हैं आज कुछ एयर होस्टेसेस ने वहाँ PIA की प्रोटेस्ट किया है और जिस कदर वो डेस्परेट हुई भी थी, एक झलक पहले देख लीजिए। ये एक एयर होस्टेस हैं सिफ़त सलीम, इनकी बात सुनते हैं। पाकिस्तान में नौकरी करना औरत के लिए वैसे ही बहुत मुश्किल है। प्लीज इनका एहतसाब करें। ये हमें फोन करके थ्रेट करते हैं कि या तो ये स्ट्राइक खत्म करके PIA की गाड़ी में बैठ जाए या फिर पुलिस मोबाइल में बैठ के पुलिस स्टेशन जाए। हमारी गली मोहल्लों के बाहर गाड़ियां खड़ी की गई हैं और हमारे घर वालों को उठा लेने की धमकियां दी जा रही हैं और हमें ये कहा जा रहा है कि अगर हमने इस स्ट्राइक को खत्म नहीं किया गया तो हमारे बच्चों को, हमारे हस्बैंड को घर से उठा लिया जाएगा। खुदारा मेरी आपसे अपील है, मियां नवाज शरीफ साहब से अपील है कि हमें भी मरियम नवाज समझे। हम भी किसी की माए बहने बेटियां हैं,
नौकरी छीन लिया, छीन लो यार, मुझे नौकरी का डर नहीं है। अल्लाह मियां रिज़्क़ देने वाला है, पर इज्जत पे हमला मत करो। इज़्ज़त पे हमला मत करो, मुझे भी मरियम नवाज़ समझो। वसत इस कदर डेस्परेशन है, और अगर इस तरह किसी के घर पे पुलिस और उसके बच्चों तक को थ्रेटन किया जाए तो क्या ये सिर्फ एक एहतजाज की सज़ा है? मुझे तो ये लग रहा है कि ये 19th सेंचुरी में जैसे यूरोप में इंडस्ट्रियल एक्शन तोड़ा जाता था, यही बात हुई थी। वही अभी जो आप बात कर रहे थे कि उसका एक ही तरीका होता था कि इनकी कमर तोड़ दो, अगर माशी के साथ साथ फिज़िकली भी तोड़ना पड़े तो तोड़ दो। तो हम चूँकि वैसे भी कहा जाता है कि मगरिब से 200 साल पीछे हैं, तो वो 200 साल पहले वहाँ जो हो गया हमारे लिए आज ज़ाहिर है मॉडर्न है, हम वही टैक्टिक्स इस्तेमाल कर रहे हैं। 70s में ऐसा होता था। फिर हमने सुना, मतलब मुझे याद है कि 72 में कॉलोनी टेक्सटाइल मिल लांडी में मज़दूरों ने हड़ताल की थी, और जो मज़दूर दोस्त हुकूमत थी भुट्टो साहब की, उसने उनके साथ जो सलूक किया, अच्छा उस ज़माने में ये रिवाज था कि हैवी हैंडेडनेस होती थी, लेकिन फिर जाहिर है कि दुनिया महज़ब होती चली गई। ज़िया के बाद आपने नोट किया होगा कि ज़िया के ज़माने तक ये खबरें आती थी कि जी पुलिस ने गोली चला दी, 8 अफराद मर गए, मतलब एक आम सी बात थी। लेकिन उसके बाद मैंने जो है बहुत कम सुना है कि पुलिस ने फलानी जगह गोली चलाई तो उससे लोग मर गए। तो ये लोगों के जहन से बात निकल गई थी कि हाँ हम उतने गैर महज़ब नहीं रहे हैं। तो एक रिमाइंडर है ये क्या? लेकिन अब मुझे लग रहा है कि डेस्परेशन में, एक तो ये बीबी जो है, ये मेरी बहन, ये इनकी डेस्परेशन आपने देखी, इससे कहीं ज़्यादा डेस्परेट हुकूमत है कि जो अक्ल को पीछे रख के जो मसल पावर है उसके ज़रिए चीज़ों को हल करना चाह रही है। शायद कहीं से डेडलाइन है कि प्राइवेटाइज इस दफ़ा नहीं छूटोगे तो तुम्हें प्राइवेटाइज करना ही पड़ेगा, वरना, या फिर यह है कि बाकी प्रोजेक्ट जो हैं वो टारगेट के मुताबिक चूंकि कामयाबियां हासिल नहीं हो रही, और अगर इस पे भी बैकफुट पे जाना पड़ गए तो उसके बाद तो सिर्फ एक ही वादा रह जाएगा कि भाईजान 2018 में लोड शेडिंग खत्म हो जाएगी। अगर वो भी ना हुआ तो हुकूमत के पास क्या बचेगा? क्या बताने को? क्या एक अगर स्याह है इसका ये मतलब नहीं कि दूसरा 100% सफेद, वो ग्रे। बिल्कुल, हाँ, ये दिस इज ऑल आई एम सेइंग। मैं किसी की सफाई नहीं पेश कर रहा। मेरी ख्वाहिश ये थी कि मसलन ये बात यूनियन को भी पता है, हुकूमत को भी पता है कि ज़रूरत से ज़्यादा बोझ है कमर टूटी हुई है इदारे की। अब माकूलियत की रात एक तो ये थी कि हुकूमत जो है टोटल हैवी हेडेडनेस पे ना रिलाय करती। इधर से ये तो कहा गया, जो 4 निकाती डिमांड थी कि हमारे हवाले कर दें वर्कर्स के और हम जो है खसारे से निकाल के दिखाएंगे। लेकिन फ़र्ज़ करें कि अगर खसारे से नहीं निकल सकी तो उसके बाद क्या होगा? क्या उसमें 5वीं डिमांड ये नहीं रखी जा सकती थी कि हमें भी एहसास है कि ओवरलोडिंग है, शेडिंग की ज़रूरत है, तो हम अपने आप में से कंसेंसस से वॉलंटियर करके कि यार इदारे को बचाने का सवाल है, बजाय इसके कि सारी कश्ती डूब जाए, कुछ लोग जो हैं उससे नीचे उतर जाएं। तो उसके बाद अगर ये यूनियन अपनी डिमांड में रख देती तो आज इसे और ज़्यादा पजीराई और लेजिटिमेसी। अच्छा, यही बात हम उन सियासी पार्टियों के बारे में भी कर सकते हैं जो मौके का फ़ायदा उठा रहे हैं। ठीक है, PPP इस इशू पर आ रही है, हमें पता है कि वो सिंध के हालात और सिंध में जो पॉलिटिकल गेम चल रही है उससे डिस्ट्रैक्ट, वो सारे मौके का फायदा उठा रहे हैं जिन्होंने ये मौके पे लाके खड़ा कर दिया। और नहीं, एक्सेप्ट फॉर ऑफ कोर्स पीटीआई के इसमें हाथ नहीं है क्योंकि वो कभी इक़्तिदार में अब तक रहे ही नहीं है। वो भी कैश कर रहे हैं, सॉल्यूशंस तो कम ही प्रेजेंट हो रही है ना, कि लीजिए हम इनके साथ ही, हम इनके साथ ही। अगर होता तो वो शायद जहांगीर तरीन साहब को तैयारा दे देते कि यार फिलहाल ये चला लो यार। दैट्स एन इंटरेस्टिंग पॉइंट। ये गुफ्तगू कहीं और जा रही है, मैं ब्रेक ले रहा हूँ भाई। ले लें आप ब्रेक ले लीजिए। वेलकम बैक। अब लाहौर से होते हुए चलते हैं वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद, जहां लाल मस्जिद के मौलाना अब्दुल अजीज़ ने लाल मस्जिद के मौलाना अब्दुल अजीज़ ने साबिक फ़ौजी आमिर जनरल परवेज़ मुशर्रफ को माफ़ कर दिया है और कहा है कि जो कुछ उन्होंने लाल मस्जिद में किया वो उनको माफ़ करते हैं। उनके साथ उनकी अहलिया और उनके छोटे भाई गाजी अब्दुल रशीद जो उस सारे लाल मस्जिद ऑपरेशन में हलाक हुए थे,
उनके जो बेटे और बेटी भी मौजूद थे। उन्होंने कोई एक लफ्ज़ नहीं कहा। उससे अगले दिन यानी आज शुहदा फाउंडेशन, जो कि मौलाना अज़ीज़ के वकील तारिक असद साहब हैं, वो चलाते हैं, उन्होंने अलग एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कहा कि ये हक़ मौलाना अज़ीज़ को किसी ने नहीं दिया है कि वो अपने भाई के कातिल को माफ़ करे। ये हक़ गाज़ी अब्दुल रशीद के बेटे का है। तो इससे हुआ यह है कि इख्तिलाफ़ात खुल के सामने आ गए हैं जो शुहदा फाउंडेशन है और मौलाना अज़ीज़ के दरमियान। मौलाना अज़ीज़ ने गुज़िश्ता हफ़्ते अदालत से प्रोटेक्टिव बेल भी ली है, जो बड़े दिनों से चाह रहे थे। चौधरी निसार वज़ीर दाखिला और बार बार एडमिनिस्ट्रेशन के बंदे भी जाके उनकी रिक्वेस्ट कर रहे थे कि मौलाना साहब ये बेल ले लें, क्योंकि चौधरी साहब ने आखिरकार सेनेट में जा कर के बताना भी है, उनकी साड़ी इज़्ज़त दा सवाल है। तो वजारत दाखिला जो है इस सारे मामले में बहुत सरगर्म नज़र आई है। नहीं, लेकिन कम से कम कोई मामला तो है ना कि जो वजारत दाखिला हल करवा रही है। हाँ, और माफ़ करना तो ज़ाहिर है अच्छी बात है, और अपने भाई के कातिल को माफ़ कर दें तो उससे ज़्यादा अच्छी बात है। लेकिन ये इनका जो पॉइंट है ना मकतूल के बेटे हारून रशीद का, शरई लिहाज से ज़ाहिर है कि ये भी काबिल गौर है कि अगर मकतूल का बेटा मौजूद है तो भाई तो माफ़ करने का इख्तियार नहीं रखता और बेटा माफ़ करने पे तैयार नहीं है। लेकिन ये यार ये पता है, मुझे लग रहा है कि अब हम सबकी औलाद है, तो हमारे बच्चे छोटे होते थे तो कभी कभी कोई कीमती चीज़ हाथ में आ जाती थी ना, मोबाइल फ़ोन वगैरह वगैरह, तो आप उसे कैसे छुड़वाते थे? हाँ, कोई चाबी ले लेते थे, कोई ओ ये देखो ये देखो ये देखो, तो वो डिस्ट्रैक्ट हो जाते थे, वो उसकी तरफ आते थे, आप चुपके से मोबाइल फ़ोन ला लेते। ये यही गेम है। मैं समझा नहीं, अब मैं आपको समझाता हूँ, मैं समझाता हूँ। ये यही गेम है कि आप मेरे FIR, मेरे जो खिलाफ FIR है उस पर आप फोकस ना करें, ठीक है? जो कार्रवाई मैंने की है, हाँ, उस पर आप फोकस ना करें। मैंने जो ISI जैसे हिसास इदारे में फूट डालने की कोशिश की है, उस पर आप तवज्जो ना दें। ये लोग मुशर्रफ की बात करते हैं, मुशर्रफ की बात करते हैं, हाँ, तो जो भी जिन पर भी बुग़्ज़ मुशर्रफ थोड़ा हावी है, वो डायरेक्टली उसी लाइन पर चलने लग जाएंगे। अब लेकिन अब्दुल अजीज साहब, मतलब लाजवाब बात ये है कि डिबेट शिफ्ट करना है, लेकिन स्पॉटलाइट फिर भी मीडिया की स्पॉटलाइट अपने ऊपर रखते हैं। अच्छा लगता है, ब्राइट करें स्पॉटलाइट को, ब्राइट करें इसे। एक बात है, मुशर्रफ साहब में मुबश्शिर साहब कोई ना कोई खूबी ज़रूर है कि मौलाना अब्दुल अजीज़ माशाल्लाह हयात हैं, अल्लाह इन्हें और ज़िंदगी दें, इन्होंने भी माफ़ कर दिया। जो मर गए हैं उन्होंने भी माफ़ कर दिया। मसलन अकबर बुगटी ने माफ़ कर दिया, इसीलिए तो वो बरी हो गए वो ना, वहाँ से उससे। तो ये आपकी बात दुरुस्त है कि फोकस कैसे शिफ्ट होता है, लेकिन मैं आपको पता है सबसे कम गो आदमी हूँ, आप लोग सबसे ज़्यादा बातें करते हैं, दुनिया इसकी, और मेरा ये भी ईमान है कि एक तस्वीर 1000 लफ्ज़ों पे भारी होता है। तो मैं आपको प्रैक्टिकली ये दिखाऊंगा कि फोकस कैसे शिफ्ट किया जाता है और इससे फ़ायदा क्या होता है, ये भी मतलब अवाम का फोकस, जो अवाम का शिफ्ट करने वाले हैं वो कैसे शिफ्ट करते हैं, ज़रा दिखाइएगा भाई। والزنا لبست خلخالة وصارت تتباهى بحالة. الزنا لبست خلخالة وصارت تتباهى بحالة. كلمة تتلاقى بخيال قله يا خيال انزال. الفرس بدها خيالة. तो ये होता है फोकस शिफ्ट करने का सही तरीका, चाहे हुकूमत हो, ग्रोह हो या फर्द। लेकिन यार अवाम के बारे में एक चीज़ कहूँगा यार, अवाम बहुत क्यूट है, अवाम में बहुत टैलेंट भी है और एक्टिंग की सलाहियत भी है। अवाम हमेशा क्यूट ही होते हैं, ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल, अवाम छा गए अवाम, है ना, छा गए अवाम। हाँ, लेकिन वही है कि पॉइंट वही है, दिस इज ट्रू। इस तरह से फोकस शिफ्ट किया जाता है। अब जाहिर है कि जैसे PIA का मसला है, ठीक है, अब फोकस किधर जा रहा है, उधर जा रहा है कि पालपा वो अलग है, यूनियनें अलग हैं, बीच में हुकूमत है, कल परसों से
अब आज अभी ताज़ा तरीन खबर थी कि हेडक्वार्टर खुल गया है, परवाज़ें बहाल हो गई हैं। अल्लाह अल्लाह खैर सल्ला होगा। ये लोग टोकन जो है अपनी तहरीक जारी रखेंगे। सक्सेसफुल स्ट्राइक ब्रेकिंग ऐसे ही होती है, डिवाइड करें और फिर इंडिविजुअली डील करें। लेकिन अगेन तो इसका मतलब है हम जो लोग अगवा हुए थे या जो इसमें कत्ल हुए उनके ख़ानदान क्या करें, सिर्फ सब्र? अब तक तो ऐसा ही होता आया है, ऐसा ही होता रहेगा अब और तक ऐसा तो ही ऐसा लगता है होता रहेगा। अफसोस से यही कहना पड़ेगा, क्या होगा कभी ऐसी चीज़, कभी किसी चीज़ पे तय तक पहुंचे हम अभी पूरी तारीख में। मतलब आपको याद है पाकिस्तान में अब तक पब्लिक जो मारी गई है, चाहे किसी तहरीक में मारी गई, अवामी तहरीक में या इदारती तहरीक में या वैसे, कितनों के नाम याद हैं ज़रा बताइए? किसी का भी नहीं शायद। तो ये ऐसे ही होता है, ये ऐसे ही होता है। हाँ, अच्छी बात यह है कि यहाँ रियासत हो या समाज हो, वो यादगारें नहीं बनाने देती, इसलिए कि यादगारें बनाने से लोग याद रह जाते हैं, अचानक याद आ जाते हैं। असल नामालूम अफराद वो तो नहीं है ना जिन्होंने गोली चलाई या जिन्होंने अगवा किया। असल नामालूम अफराद तो ये हैं जो मालूम होने के बावजूद भी नामालूम है। लेकिन अब वो नामालूम हो गए। यही तो मैं कह रहा हूं। असल नामालूम अफराद वो हैं जो हमारे जहन से सारी चीज़ें बहुत प्यारे तरीके से इरेज कर देते हैं और इसमें हम महारत रखते हैं। बिल्कुल। और इसकी एक जीती जागती मिसाल दोबारा लाल मस्जिद ऑपरेशन भी है, क्योंकि आपको याद होगा कि ऑपरेशन से पहले मीडिया का जो लाइन थी वो यही थी कि क्यों चूड़ियां पहनी हुई हैं, अब क्यों नहीं जा रहे अंदर, रियासत कहाँ है? कहाँ है रियासत? एकदम ऑपरेशन हुआ तो क्या यू टर्न मारी थी यार। हाँ, आपको तो याद ही नहीं था। ये क्या कर दिया? उसको बुर्का पहना दिया, आप बेइज्जत कर रहे हैं इसे यार। आई मीन मुझे लग रहा था कि मतलब मैं कोई वो डिफरेंट यूनिवर्स में आ गया हूँ, कोई साइंस फिक्शन पंजाबी का एक गाना मुझे याद आ रहा है कि असा ते ए आखे ऐसी सानू ना बुलाई में, ये ते नहीं आखे ऐसा जहान छड़ जाएंगे। ब्रेक ले लेते। वेलकम बैक टू ज़रा हटके। और आजकल आपको पता है पाकिस्तान सुपर लीग ने धूम मचाई हुई है। आप भी मोस्ट लाइकली पाकिस्तान सुपर लीग के मैच ही देख रहे होंगे, हमें नहीं देख रहे होंगे। कोई बात नहीं, रिपीट में अगर मैच नहीं हुआ तो प्लीज देख लेना। हाइलाइट्स आती हैं वैसे। चलो जो भी है। एनीवे पाकिस्तान सुपर लीग की बात कर रहे हैं तो मैं आपको ये बताता चलूं कि हालांकि मुझे क्रिकेट के बारे में कुछ नहीं पता और क्रिकेट की मेरे को ज़्यादा दिलचस्पी भी नहीं है, फिर भी अखलाकी तौर पर मैं क्वेटा ग्लैडिएटर्स को सपोर्ट कर रहा हूँ, क्योंकि एक तो एहसास महरूमी बलूचिस्तान का थोड़ा सा हट जाए और दूसरे के मुझे ग्लैडिएटर्स बहुत पसंद है। ग्लैडिएटर फिल्म अगर आपने देखी नहीं तो अभी देख लें, बहुत फिट मूवी है। जीत रहे हैं और वो नहीं, मैंने नहीं, ऐसा नहीं है। चलते शुरू से सलाम करने वाली बात नहीं है, मैं पहले से इनको सपोर्ट कर रहा हूँ, मेरी ट्वीट भी है सबूत। अच्छा, ट्वीट की बात की तो थोड़े अहमद शहजाद की बात कर लेते हैं। ये है क्रिकेट की दुनिया, सेल्फी की दुनिया के बेताज बादशाह। लेकिन अब जो अहमद शहजाद ने काम कर दिया है ट्विटर पर वो बिल्कुल ही लाजवाब है। एक पाकिस्तान सुपर लीग के मैच में अहमद शहजाद साहब इतने एक्साइट हो गए कि वो नाचने लग गए। नाचने की वीडियो जो थी, ये जरा देखें क्या स्टाइल मार रहे हैं अहमद शहजाद साहब। अब जाहिर है, हाँ बिल्कुल, और जाहिर है ये वीडियो इस तरह की वीडियोस की तरह बिल्कुल मतलब जीका वायरस की तरह वायरल हो गया, आप समझ लें। हाँ, पूरी इंटरनेट पर फैल गया, यहाँ तक कि शकीरा, पॉप स्टार शकीरा वाली शकीरा, जी आप जानते हैं ना, वो साउथ अफ्रीका, अब तो साउथ अफ्रीका वाका जो भी था। शकीरा ने इस वीडियो को देखकर अहमद शहजाद को एक जवाब दिया ट्विटर पर और कहा, अहमद शहजाद योर हिप्स डोंट लाई। ये भी एक बहुत मशहूर गाना है शकीरा का, शेक दैट वर्क दैट बूटी। अहमद शहजाद को यार मतलब मैं सद के दिनों में मर जाऊं, मैं मतलब जेलसी से, मैं मरने वाला हूं जेलसी से। अगर ये काफी नहीं था तो बियॉन्से नोल्स यार, डेस्टिनीज चाइल्ड वाली बियॉन्से का जवाब आया, दिस बॉयज मिल्क शेक डेफिनेटली गोइंग टू ब्रिंग ऑल द गर्ल्स टू द यार्ड। इस ट्वीट को मैं ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करना चाहता, लेकिन इसमें भी एक गाने की रेफरेंस दी हुई है, लंबी कहानी नहीं करना चाहता। ज़ाहिर है शायद अफरीदी भी बीच में कूद पड़े, उन्होंने कहा अहमद शहजाद भाई अब इनके साथ सेल्फी लेनी ही पड़ेगी। तो फिर अहमद शहजाद साहब ने भी अपनी सेल्फी रिक्वेस्ट पोस्ट कर दी टू बियॉन्से, कहा कि बियॉन्से आई कैन नेवर बीट यू, आर एन अमेजिंग डांसर एंड सिंगर, आई विल मीट यू वन डे टू टेक अ
सेल्फी। और शकीरा को क्या जवाब दिया उन्होंने? शकीरा को भी जवाब दिया, यहाँ पे कहीं पड़ा हुआ है, यार मुझे मिल नहीं रहा, लेकिन जवाब भाई से वैसा कहा हुआ, जो भी मतलब कोई ना कोई तारीफी की हुई, मैंने नहीं छा गया अहमद शहजाद साहब। और अगर बियॉन्से और शकीरा के साथ एक्चुअली इसने सेल्फी ले ली बस, तो यार बस वो मेरा आखिरी शो होगा, मैं अभी से आपको दिखा रहा हूं। ठीक है, चले आप कोई चैरिटी की बातें करें ऐसे। अभी मैं आगे बढ़ता हूँ। अब चलेंगे, एक थोड़ी लाइटर स्टोरी थी। ये जो स्टोरी अब मैं आपको सुनाने वाला हूँ, इस पर मैं एक ही कमेंट कर सकता हूँ और वो है व्हाट एन आइडिया सर जी। और इसके सुनने के बाद आप भी बेशक यही कहेंगे। ये है दीवार मेहरबानी। अगर आपने दीवार मेहरबानी के बारे में सुना है, ईरान के शहर मशहद में ये कॉन्सेप्ट शुरू हुआ, ये मूवमेंट शुरू हुई। वहाँ पर क्या हुआ कि एक दीवार पर मशहद के शहरियों ने एक हैंगर लगाया और वहाँ पर सर्दियों का मौसम था, गरम कपड़े, कोट, मफलर, मोजे, बूट्स वगैरह इस्तेमाल शुदा कपड़े जी हाँ डोनेट किए, ताकि जो भी लोग जिनके पास गरम कपड़े ना हो सर्दियों के मौसम में, वो वहां से एनोनिमसली उठाकर इसका के सफेद पोशों जो मांग भी ना ये बिल्कुल, थैंक यू वेरी मच यही। अब इतना अच्छा आइडिया है कि ये फिर फैलने लग गया, चीन तक भी पहुंचा और फिर पाकिस्तान भी पहुंच गया है। और सबसे पहले पेशावर के हयाताबाद के इलाके में असद अली लोधी साहब हैं और कुछ उनके दोस्त, उन्होंने भी ऐसी ही एक प्रोजेक्ट स्टार्ट किया। अच्छा, ये जो दीवार है यहाँ पर पहले आप समझे ये एक प्रोस्टिट्यूशन सेंटर था, इस तरह की यहाँ पर खाना था बिल्कुल। तो ये अब वो भी क्लीन अप हो गया है और बिल्कुल जैसे कि ईरान में था यहाँ पर भी लगा हुआ है। फैलते फैलते फिर ये कॉन्सेप्ट पहुंचा लाहौर, जहाँ पे यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब के मैस कॉम डिपार्टमेंट के 5 स्टूडेंट्स ने इसको लिया, टेकअप किया। वहाँ पर भी एक जामे शरीन पार्क है फिरदौस मार्केट के करीब, वहाँ पर भी एक वॉल ऑफ काइंडनेस, दीवार मेहरबानी बनाई गई और आखिरकार कराची तक भी पहुँच गया है। और वहाँ पर इस्मत अली और मारिया वकास हैं, ये बहरिया कॉलेज की टीचर्स हैं। वहाँ 15 जनवरी को कराची में भी एक वॉल ऑफ काइंडनेस बनाया है। अच्छा, इसमें जो डिफरेंस है कि यहाँ पर सिर्फ कपड़े नहीं बल्कि घी के डब्बे, आटे की बोरियां वगैरह वगैरह ये भी वहाँ पर मिलता है। तो बिल्कुल आप इज्जत से बहुत खूबसूरत। एक खबर मेरे पास भी है, ये तो खैर जाहिर है कि बहुत अच्छी खबर है, ज़्यादा से ज़्यादा होना चाहिए और उम्मीद अफजा खबरें हैं। एक दुख वाली खबर भी है कि बरसगीर के बहुत ही मारूफ शायर निदा फाजली साहब, आपने नाम सुना होगा, उनकी गज़लें जगजीत सिंह, उनके भाई तस्लीम फाजली का नाम ज़रूर सुना होगा, जो पाकिस्तान में बहुत बड़े एक फिल्मी नगमा निगार थे। तो निदा फाजली साहब 77 बरस की उम्र में मुंबई में इंतकाल कर गए हैं। उन्होंने 5 शेरी मजमूए छोड़े हैं और पद्म श्री समेत 20 एजाज़ात से नवाजे गए हैं। पाकिस्तान और हिंदुस्तान में यकसां मशहूर हैं। उन्होंने फिल्मी शायरी भी की रोज़गार के लिए। रज़िया सुल्तान, गुड़िया और उस रात की सुबह जैसी मशहूर फिल्मों की शायरी उन्होंने की है। अच्छा, तो रफ़ी का गाना याद होगा, तू इस तरह से मेरी ज़िंदगी में शामिल है, ये निदा फाजली का है। तो अब जाहिर है कि वो नहीं है, बस उनकी शायरी रह गई है। तबर्रुकन मैं सुना देता हूँ एक चीज़। घास पे खेलता है एक बच्चा, इमेजरी देखें, घास पे खेलता है एक बच्चा, पास माँ बैठी मुस्कुराती है, मुझको हैरत है जाने क्यों दुनिया काबा ओ सोमनाथ जाती है। इस तरह के उन्होंने शेर कहे हैं। और अभी फेसबुक पे मैं देख रहा था, ये शेर उनका बहुत ज़्यादा चल रहा है कि घर से मस्जिद है बहुत दूर, चलो यूं कर लें किसी रोते हुए बच्चे को हंसाया जाए। तो आई मिस, इनफैक्ट वी मिस निदा फाजली एंड इट्स अ ग्रेट ट्रिब्यूट टू निदा फाजली। लेकिन बहरहाल जाना है सबको जाना है एक दफ़ा। और अब मैं इनकी शायरी असर नौ पढ़ूंगा, असर नौ पढ़ेंगे। और जाहिर है जैसे इंतज़ार हुसैन गुजर गए और कराची लिटरेचर फेस्टिवल में उन्होंने भी आना था। जी बिल्कुल शो का एंड है। मैं सिर्फ एक चीज़ कहना चाहूँगा कि ये जो दीवार मेहरबानी का कॉन्सेप्ट है ना, ये मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान के हर शहर में अगर इस तरह का फैल जाए ना तो बहुत बहुत अच्छा होगा। आई मीन अक्सर लोग कहते हैं कि आप बाकी दुनिया से आप बुरी रस्मों को आप अपना लेते हैं, ये एक बहुत पॉजिटिव बात है और ये है भी आसान।
और आई थिंक अगर ये हम स्प्रेड कर सकें, इसको हम प्रमोट कर सकें तो बहुत अच्छी बात हो। सीपैक का जो है पहला फायदा हमें मिल गया है। ये तो उसको तुम सीपैक कैसे कर रहे हो यार? तुम मतलब कैसे? मतलब नहीं देखो तुम अगर ईरान पाकिस्तान पाइपलाइन की बात करते तो मैं फिर भी मानने के लिए तो सीपैक तुम पता नहीं क्यों ले आते हो हर एक चीज में, समझ नहीं आती यार। मतलब क्या हर कुछ मेड इन चाइना, मेड इन चाइना, मेड इन चाइना। बस आपने खुद कहा है ईरान से पहले चीन गया, चीन से ईरान से कहाँ आ रहा है सीपैक यार? वो तो दीवार मेहरबानी की बात हो रही है। अच्छा, तो सीपैक कहाँ से आ गया? ये इसमें मैं सोचना सोचें पड़ेगा। आप, अगली शो में इसमें जवाब और कल हम इसी वक्त दोबारा मिलते हैं।